नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जातीय जनगणना के उस जीन का जो बोतल से बाहर आ चुका है और अब हर कोई हर किसी अपने तरीके से उस जीन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी कोशिश एक जगह आकर ठहर जाती है कि वाकई में इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ बड़ा अप्रत्याशित है क्या जो इस प्रदेश की या इस देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। कुछ ऐसे आंकड़े आए हो जो अप्रत्याशित हो, जो लोगों की जानकारी में न हो। क्या ऐसा इस आंकड़ों में कुछ ऐसा है क्या जिसके सामने आने के बाद लगे कि अरे ये तो खेल कुछ और हो रहा था। ये आंकड़ा साफ दिखा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना रिप्रेजेंटेशन है। यह आंकड़ा साफ दिखा रहा है कि आर्थिक रूप से जो जितना संबल जाती है उसकी राजनीति में आज भी उतने ही पकड़ मजबूत है। ये आंकड़ा साफ दिखा रहा है कि जिस जाति में बाहुबल है, आबादी कितना भी कम क्यों ना हो, उसका रिप्रेजेंटेशन आज भी बना हुआ है। चाहे वो पासवान हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे वो राजपूत हो, ये सारे ऐसी जातियां हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है। आर्थिक रूप से अगर बात करें, सहनी का देख लीजिए, आबादी तो बहुत कम है लेकिन सहनी का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। मतलब फाइटर कास्ट जो है बिहार का, वो अपना रिप्रेजेंटेशन बनाए हुए है। इस आंकड़ों में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, एक बात है जो बिहार की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है और उस पर हर कोई चुप है। वो है कि इस बिहार में सबसे बड़ी आबादी अगर हम बात करें तो मुसलमानों की है, 17%, यादव से भी ज़्यादा। लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जनप्रतिनिधि के रूप में कितनी है। आरजेडी अपने पूरे राजनीतिक सफ़र में मुसलमानों को क्या 17% हिस्सेदारी दी है उन्होंने सत्ता में। कभी उप मुख्यमंत्री का कुर्सी उन्हें दिया है, जबकि जब कभी भी वो बात करते हैं तो एमवाई की बात करते हैं। खैर, आज वो चर्चा करने का वक्त नहीं है। आज ये चर्चा करने का वक्त ये है कि मंडल कमीशन के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। बड़ा आंदोलन हुआ इस देश में मंडल के सहारे, साथ साथ कमंडल भी चले। लेकिन किसी भी राज्य में अगर आप बात करें, 90 से लेके बात करें तो बिहार को छोड़ दें तो सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, 4, देखिए इस जातीय आधारित जनगणना का या जातीय राजनीति का इस देश में मुख्य तौर पर यही 4 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा इस मामले में फर्टाइल है राजनीतिक रूप से। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान। लेकिन इन चारों राज्यों के की राजनीतिक डेमोग्राफी को देखिए। मंडल कमीशन के बाद लालू और मुलायम का उफान हुआ, लेकिन धीरे धीरे अवसान की तरफ भी वो लोग चले गए। ये भी है, ये भी एक सत्य है। लेकिन इन तमाम सत्यों के सहारे हम जिन बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बात है, क्या समाजवाद जिसके प्रणेता डॉक्टर लोहिया थे, क्या ये माना जाए कि जो चीज़ें अब दिख रही हैं वो कहा जा सकता है कि समाजवाद का ये आखिरी शॉट है, या ये कहा जाए कि अब संकट में समाजवाद है, या फिर ये कहा जाए कि लोहिया ने जिन विचारों को लेकर इस देश की राजनीति को बदल दी वो विचार अब एक जगह आकर ठहर सा गया है। उनके पास कोई दर्शन नहीं है, उनके पास कोई ऐसी नैरेटिव नहीं है जिस नैरेटिव के सहारे एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। पिछड़ा मांगे 100 में 60 लोहिया का नारा था, 100 में 60 वो प्राप्त कर लिए। अब उनके पास पिछड़ा मांगे 100 में 60 नौकरी के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचा है।
इसी के सहारे वो राजनीति साध सकते हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है कि ये जो पिछड़ा मांगे 100 में 60 नौकरी की बात होगी, तो आबादी के हिसाब से आप नौकरी तो ले लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार के पास नौकरी कितनी है, ये भी है, कितनी नौकरी सरकार के पास, लगातार उस नौकरी की संख्या घट रही है। ये सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर बहस होगी। लेकिन इन सब के बीच ज़रा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो राजनीति है, जिस राजनीति को हम आज कह रहे हैं कि संकट में है समाजवाद, वो राजनीति इस देश में कैसे पनपा, कहाँ से इसका उदय हुआ, कैसे ये चीज़ें राजनीतिक डोमेन में आई और कहाँ से कैसे कैसे ये चीज़ें बदली हैं, ज़रा इसके इतिहास को समझने की ज़रूरत है। और उसी इतिहास के सहारे आप समझ सकते हैं कि ये राजनीति कहाँ से चली थी और कहाँ पहुँची है और फिर कहाँ से कहाँ पीछे लौट रही है। देखिए, इस देश की आज़ादी के दौरान पूरी दुनिया में 3 तरह की विचारधाराएं चल रही थी। एक तो पूंजीवाद का दौर था, दूसरा साम्यवादियों का दौर, एक अलग रुतबा था, और एक तीसरा समाजवादियों का था। ये तीनों विचारधारा भारत की उपज नहीं है। ये तीनों विचारधारा बाहर के विचारों से विचार है। अलग अलग संदर्भ में ये तीनों विचारधारा पैदा लिए। और जैसे इंग्लैंड पूंजीवाद का प्रतीक था, रसिया साम्यवाद का प्रतीक था, जर्मनी समाजवादियों का प्रतीक था। ये सारी चीज़ें चली, लेकिन ये जब जिस शक्ल में दुनिया में फला फूला, इंडिया आया तो उस शक्ल में इनका बदलाव होता चला गया, वो बदलता चला गया। ठीक उसी तरीके से इंडिया की बहुत सारी चीज़ें अलग थी, वो फिट नहीं बैठा। वामपंथी आए तो उनका अपना एक अलग भारतीयकरण हो गया, पूंजीवाद का एक अलग भारतीयकरण हुआ, समाजवादियों का भी भारतीयकरण हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें, सारी विचारधारा ठीक जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उसी समय एक साथ भारत में प्रवेश किया। अधिकांश लोग कांग्रेसी ही थे उस दौर में। लोहिया भी कांग्रेसी थे, बर्लिन से पढ़ के आए थे। उनके अंदर समाजवाद को लेकर एक नई समझ थी और नया ऊर्जा के साथ वो नेहरू के साथ काम कर रहे थे। लेकिन उनकी राजनीति का आधार पिछड़ा था कि बिना चौखंबा, उनका कॉन्सेप्ट था, उनकी विचार का था चौखंबा, मतलब पंचायत भी होना चाहिए, मतलब जो आज आप पंचायत की बात कर रहे हैं, ग्राम भी एक यूनिट होनी चाहिए, स्टेट भी एक यूनिट होनी चाहिए, सेंट्रल एक यूनिट होना चाहिए, और सबों के बीच सामान्य तौर पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके ही वो हिमायती थे। और साथ ही वो जो पिछड़ा और दलित का जो आज भी जो समाज में जो हैसियत है, उसको लेकर उनकी एक अलग नज़रिया थी, जिससे नेहरू इत्तेफाक नहीं रखते थे। और आज़ादी से ठीक 1 वर्ष पहले ही नेहरू से उनका मतभेद होना शुरू हुआ, और वो मतभेद इतना बढ़ा कि वो नेहरू को साथ छोड़ दिए। और उसके बाद इस देश में एक नई विचारधारा, मतलब दुनिया में वो विचारधारा एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन एक नई विचारधारा राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, इन लोगों के नेतृत्व में समाजवादियों की एक नई विचारधारा का फैलाव होना शुरू हुआ। उसी में पिछड़ा मांगे 100 में 60 का नारा भी दिया गया। और आखिरी मतलब नेहरू से मतभेद की वजह केलकर कमेटी रही, जिस कमेटी के में आपको पिछड़ों को आरक्षण, पिछड़ों को अवसर कैसे मिले, इसकी चर्चा थी। लेकिन नेहरू ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, उस रिपोर्ट पर नेहरू ने काम नहीं किया। पहली टकराव इसी आधार पर हुआ। फिर वो नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए फूलपुर से, हालांकि वो हारे, लेकिन टक्कर उन्होंने ज़बरदस्त दिया। उसके बाद फर्रुखाबाद के उपचुनाव में पहली बार उन्होंने ज़बरदस्त मतलब लड़ाई लड़ी, और पूरे चुनाव का नैरेटिव ही उन्होंने बदल दिया। बैलगाड़ी से पैदल चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। कांग्रेसी इस कल्चर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। हुआ क्या, फर्रुखाबाद से वो चुनाव जीत गए, और उस चुनाव जीतने के बाद एक नई चीज़ें, नई ऊर्जा के साथ
ये राजनीति उफान मारनी शुरू कर दी। लेकिन कांग्रेस ओवरऑल आज़ादी के आंदोलन की वजह से उनकी जो अपनी एक पकड़ थी समाज पर, वो पकड़ बनी हुई थी, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारी जातीय संकीर्णता भी टूटी। पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर कांग्रेस ने खुद बड़े स्तर पर अभियान चलाया। गांधी ने भी इस अभियान को एक नई दिशा दी थी, इसलिए वो चीज़ें चली आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी के आंदोलन के पीढ़ी के लोग दुनिया छोड़ते गए, मतलब भारत इस दुनिया से छोड़ते हुए चले गए, कांग्रेस कमज़ोर होता गया। और कांग्रेस इस हद तक कमज़ोर हो गया एक दौर में कि लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद, उनके देहांत होने के बाद अचानक एक बड़ा वैक्यूम कांग्रेस के अंदर हुआ। और 67 में पहली बार क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर दिखी और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। उसमें जनसंघ की भी, समाजवादियों की भी बड़ी भूमिका रही। कई जगहों पर इन लोगों ने साथ राजनीति की और सरकार को बदले 9 राज्यों में। उसमें 2 राज्य तो परमानेंट, जो कांग्रेस आउट हुआ अब तक लौट के नहीं आया है। तमिलनाडु में, उसी दौर में तमिलनाडु में कांग्रेस वहाँ हारी थी, उसके बाद फिर कांग्रेस की वापसी वहाँ नहीं हुई। पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख लीजिए, वो वापसी उस तरीके से कांग्रेस की नहीं हुई वहाँ। 2 राज्य उसी समय में। लेकिन बाकी राज्यों में जो जैसे बिहार, यूपी, इन जगहों पर जो बदलाव हुआ वो बदलाव क्षणिक रहा। जैसे बिहार में महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, चीज़ें उलट पुलट होती रही। लेकिन इन सब के पीछे वजह ये रहा कि भ्रष्टाचार उस दौर पर चरम पर था। लोग काफ़ी कांग्रेस से परेशान हो गए थे, फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे। कांग्रेस जो वादा उन्होंने किया था वो वादा पूरा करने की स्थिति में नहीं हुई। कांग्रेस खंड विखंड हो गया था, कई भाग में कांग्रेस बट गया था। इस वजह से कांग्रेस को लेकर लोगों के अंदर में गुस्सा था, एक विकल्प खोज रहे थे। तो 67 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव आखिरी बार एक साथ हुआ था और उसमें 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और लोगों को लगा, हालांकि उत्तर प्रदेश में तो चंद महीने में ही सरकार गिर गई। फिर चौधरी चरण सिंह आए, वो कुछ दिनों तक सरकार मतलब कांग्रेस से ही वो आए, उसी पिछड़ावाद की राजनीति के सहारे। लेकिन उठापटक चलता रहा, चीज़ें चलती रही, राजनीति आगे बढ़ती रही, पिछड़ा मांगे 100 में 60 की राजनीति चलती रही। लेकिन सब कुछ ठहर सा गया था। फिर बांग्लादेश के साथ युद्ध हो गया, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी रही कि इंदिरा गांधी, और धीरे धीरे इंदिरा गांधी मजबूत भी होने लगी और मजबूत इस हद तक हुई कि वो अपनी बहुमत में, मतलब कांग्रेस के अंदर जो उनके खिलाफ जो माहौल था, उस माहौल को उन्होंने बड़ी मजबूती से फाइट किया और सर्वमान्य नेता के रूप में वो उभर कर सामने आई। ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर आपातकाल की स्थिति बनी और आपातकाल के बाद जयप्रकाश नारायण ने मोर्चा संभाला और 77 में पहली बार, मतलब 67 में राज्य स्तर पर कांग्रेस को हार मिली और 67 में, मतलब 10 वर्ष बाद 77 में कांग्रेस को राष्ट्रीय फलक पर हार हुई और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इस देश में बनी। लेकिन वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 80 में फिर चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस की वापसी हुई। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद एक अलग माहौल में चुनाव हुआ। कांग्रेस इतनी बहुमत के साथ सरकार में आई कि उस रिकॉर्ड को तोड़ना हमें नहीं लगता है कि इस देश के इतिहास में कभी दोहरा पाएगा। वैसे हर रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनता है। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रही, हर जगह उस तरीके का स्थानीय छत्र पैदा होते रहे। राम मनोहर लोहिया की उस राजनीति को, विरासत को बिहार में कर्पूरी ठाकुर आगे लेकर चल रहे थे।
यूपी में भी चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, हरियाणा में देवीलाल, ये सारे लोग राजनीति में अपना पकड़ मजबूत करने लगे थे 77 के बाद। और फिर बीपी सिंह का वो दौर आया जिसमें कांग्रेस के खिलाफ वो बाहर निकले, और बाहर निकले तो फिर भ्रष्टाचार के इशूज़ पे कांग्रेस एक बार फिर से घिर गई और बीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने। 77 में जब सरकार बनी थी तो उसी समय मंडल आयोग का गठन हुआ था, और बीपी सिंह जब राम जन्मभूमि को लेकर चीज़ें चल रही थी, कांग्रेस की तरफ से दबाव आ रहा था, तो आखिरी मतलब कह सकते हैं कि पिछड़ा मांगे 100 में 60, तो वो 100 में 60 की स्थिति बनती जा रही थी। बिहार में भी पिछड़े मुख्यमंत्री थे, यूपी में भी पिछड़ा मुख्यमंत्री था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह पिछड़ा 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 का जो एक राजनीति जिसकी शुरुआत लोहिया ने की थी, कमोबेश हिंदी पट्टी में वो उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। लेकिन नौकरी में जो बात थी, मंडल आयोग लागू हुआ, और मंडल आयोग लागू होने के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, राजनीति बदलनी शुरू हो गई। लेकिन ये राजनीति भी लंबी अवधि तक नहीं चला, ये भी समझने की बात है। मुलायम भी ज़्यादा दिनों तक यूपी के गद्दी पर नहीं रह सके। गौर करने वाली बात है कि जो मंडल कमीशन के राजनीति में मजबूती के साथ उभरे लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, 10 वर्ष में ही चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। 2000 ईस्वी में बिहार में भी और यूपी में भी वो राजनीति हाशिए पर चली गई। पिछड़ा के अंदर से एक पिछड़ा की राजनीति शुरू हो गई। कल्याण सिंह वहाँ चुनौती देना शुरू कर दिया, मायावती दलित नेता के रूप में चुनौती देनी शुरू कर दी। बिहार में नीतीश कुमार और शरद यादव लालू के खिलाफ हो गए, क्योंकि दोनों जगह गवर्नेंस को लेकर बड़ी विवाद उत्पन्न हो गई। गवर्नेंस को लेकर सवाल खड़े हुए। आप राजनीति में रिप्रेजेंटेशन तो आपने बढ़ा लिया, नौकरी में भी आपने रिप्रेजेंटेशन बढ़ा लिया, लेकिन राजनीति में जो गवर्नेंस का जो हिस्सा है जिससे हर कोई प्रभावित होता है। चुनाव के दिन भले जाति पाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर आपको वोट मिल जाता है, लेकिन 5 वर्षों तक जनता को गवर्नेंस चाहिए, और वो गवर्नेंस देने में लोहियावादी फेल हुए। फिर एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत हुई, पिछड़ा के अंदर पिछड़ा। और पिछड़ा के अंदर का जो पिछड़ावाद है वो राजनीति जैसे ही जोर पकड़ी, राजस्थान साफ हो गया, मध्य प्रदेश साफ हो गया, यूपी हाफ हो गया, बिहार में नीतीश आ गए। 2005 में आए तो 2023 तक वो नीतीश कुमार बने हुए हैं। और जिस राजनीति की लालू ने शुरुआत की, वो राजनीतिक एक एक्सट्रीम के बाद थम सा गया। इसकी वजह क्या रही? वजह रहा गवर्नेंस, डेवलपमेंट। क्योंकि आप चुनाव इसके सहारे जीत सकते हैं। भगवतिया देवी को आप राज्यसभा में भेज के आप पॉलिटिकली रूप से उनका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और आपने दिया भी, और आज भी इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन भगवतिया देवी जैसी लोगों को आपने रिप्रेजेंटेशन देकर गवर्नेंस के नाम पर जो आपने समझौता किया, वो समझौता आज भी आप पर भारी पड़ रहा है। इन बातों को समझने की जरूरत है। आज आरक्षण अब इनके पास लास्ट, ये कह सकते हैं कि ताबूत का आखिरी किल है। इनके पास जातिवादी राजनीति का ये आखिरी किल साबित होगा जब ये आबादी के हिसाब से नौकरी में आरक्षण की बात करेंगे और आरक्षण दे देंगे, मान लीजिए। इसके बाद इनकी राजनीति में वो तमाम चीज़ें जो जिसके आधार पर ये राजनीतिक बिसात बिछाए रखना चाहते हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहाँ भी सवाल उठता है कि अब तो लोगों को गवर्नेंस और डेवलपमेंट का तो एक स्वाद चख लिया है। बिहार में भी लोग अब डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं कि हर घर में बिजली रहनी चाहिए, हर घर में स्वच्छ पानी रहना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों का नज़रिया बदला है कि सुरक्षा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब आप बेहतर गवर्नेंस कर सकते हैं।
जाति आधारित राजनीति से गवर्नेंस साधा नहीं जा सकता है। गवर्नेंस के लिए एक अलग तरीके की टैलेंट की जरूरत होती है। टैलेंट मतलब राजनीतिक समझदारी के साथ साथ अफसरों का ऐसा टीम जो उस गवर्नेंस को लेकर जिनके पास कमिटमेंट हो, ऐसा नेतृत्व जिनके अंदर में गवर्नेंस की चीज़ों की समझ हो। ये बड़ी बात है और इसी कमी की वजह से अखिलेश यादव सत्ता से बेदखल हुए। दूसरी बार वो सत्ता से बाहर हुए। वर्षों बाद उनकी वापसी हुई, लेकिन 5 वर्षों के दौरान उन्होंने गवर्नेंस को लेकर जो इतिहास रचा, डेवलपमेंट करने के बावजूद भी वो उनकी वापसी नहीं हो सकी। सवाल लॉ एंड ऑर्डर था। मायावती की भी वापसी नहीं हो सकी उसी गवर्नेंस की वजह से। कास्ट की राजनीति में उन्होंने ब्राह्मण और दलित की राजनीति उन्होंने की और वो सत्ता में भी आए, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो गवर्नेंस दिखना चाहिए था वो गवर्नेंस नहीं दिखा। और गवर्नेंस आज की तारीख में कितनी ज़रूरी है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मुसहर हो, चाहे पासवान हो, सबों को गवर्नेंस चाहिए। उनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो समाज है ना, समाज में हर कोई दलित है, हर कोई सवर्ण है, हर कोई ठाकुर है अपनी अपनी जगहों पर। जैसे जहाँ यादवों की आबादी अधिक है उस इलाके में ठाकुर दलित है, उनको हमेशा असुरक्षा का भाव उसके अंदर में रहता है, हमेशा टकराव होता है, हमेशा उन पर जुल्म ढाने की कोशिश होती है। जहाँ ब्राह्मण की आबादी कम है वहाँ दूसरी जाति के लोग, राजपूत ही सही हो, उनके साथ उस तरीके का व्यवहार करता है। आप देखिए ना, दलित में ही पासवान जो है डोम का छुआ हुआ नहीं खाता है, डोम मुसहर का छुआ हुआ नहीं खाता है, तो वहाँ भी दलित है, मतलब दलित के अंदर भी दलित है। यादव के यहाँ कोई तेली आके कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, यादव के यहाँ कोई मुसहर आके कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, यादव के यहाँ भी कोई धानुक आके कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। तो जो जहाँ जिस ताकत में है वो उस तरीके का जमींदार भी है, ठाकुर भी है और सामंती भी है। ये एक सत्य है और यही एक सत्य ऐसा है जो सत्य बिहार में भी, यूपी में भी जो हिंदी पट्टी है, इस तरीके की राजनीति करने वाले को हमेशा परेशानी खड़ा कर देता है। क्योंकि संख्या बल के आधार पर अगर आप राजनीति कीजिएगा तो उसकी हिस्सेदारी की वजह से जो समाज में तनाव उत्पन्न होता है, गवर्नेंस जो प्रभावित होता है, उसका असर बाकी तबकों पर पड़ता है। नीतीश क्या है? नीतीश उसी गवर्नेंस के फेलियर की वजह से नीतीश की उपज हुई ना, लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर की वजह से नीतीश की उत्पत्ति हुई। और 2.5%, अब तो आबादी आप देख लीजिए ना, 2.5% आबादी वाले नीतीश ने 14% वाले यादव को जमींदोज कर दिया। प्रशासनिक स्तर से लेके और सामाजिक स्तर से लेके आर्थिक स्तर पर जबरदस्त चोट उन्होंने किया यादव पर। यादव की पूरी राजनीति को उसने ध्वस्त कर दिया। प्रशासनिक महकमे में जितने यादव थे, हमें नहीं लगता है कि 2005 के बाद लोगों को सत्ता में या डीएम के रूप में, एसपी के रूप में उन्हें भागीदारी मिली हो, क्योंकि एक नैरेटिव सेट हो गया कि यादव मतलब उदंड, यादव मतलब गुंडा, यादव मतलब कानून को नहीं मानने वाला। तो ये जो इमेज सेट हुआ, उस इमेज की वजह से जो 2005 के बाद जो लालू का परिवार सत्ता से बेदखल हुआ, आज भी वो अपने दम पर खड़े होने की स्थिति में नहीं है। तो ये एक सत्य है और ये सत्य, अब इसके सहारे आप कितने दिनों तक चीज़ों को खींच सकते हैं? मतलब जितनी आबादी उतनी आरक्षण, इस राजनीति के सहारे आप जितने दिनों तक इस राजनीति को खींच लें, लेकिन अल्टीमेटली राजनीति वहीं आकर ठहर जाएगी कि आप किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब इस देश की राजनीति परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति हो गई है। अब हर आदमी के अंदर में डेवलपमेंट को लेकर नज़रिया बदला है। हमारी बेसिक नीड क्या है, इसको लेकर समझदारी बदली है। अब आप जातीय नारों पर और धर्म आधारित नारों के सहारे ज़्यादा दिनों तक राजनीति में नहीं टिके रह सकते हैं। मोदी को भी गवर्नेंस दिखाना पड़ेगा और इस बार भी
गवर्नेंस के सहारे ही वो चीज़ें को अपने फेवर में कर सकते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर जितने हाइट ऊंचाई तक राजनीति करनी थी उस ऊंचाई तक आप पहुंच चुके हैं। राम मंदिर के नाम पर आप कितनी बार सरकार में आएंगे? मतलब राम मंदिर के नाम पर समझिए कि पूरे देश में 27 सरकारें बनी हैं। भारत सरकार से लेकर राज्य की सरकार कह सकते थे, 27 सरकारें बनी हैं इस देश में राम मंदिर के नाम पर। जिस तरीके से मंडल के नाम पर इस देश में 14-15 राज्यों में सरकार बनी, उसी तरीके से धर्म के नाम पर 27 सरकारें बन चुकी हैं। बार 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 जिस तरीके से मंडल के बारे में, लेकिन दोनों का राजनीतिक अब अवसान की तरफ है। जातिवादी वाली राजनीति अब आरक्षण के सहारे अपने आप को कह सकते हैं कि खत्म होने से पहले जो भूख भूख कर रहा है, तो उसमें थोड़ा घी या तेल डाल कर उसको जलाने की कोशिश हो रही है। कितना जलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश वही है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य ये है कि अब देश की राजनीति का मिजाज बदल चुका है। अब आपको परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति करनी होगी। आप आरक्षण 70% दे दें, लेकिन जो 70% आरक्षण में के आधार पर जो चुन कर लोग आएंगे नौकरी में, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, अगर वो जनता के सवालों पर खड़े नहीं उतरेंगे, तो उस सरकार की जानी तय है। ये भी समझिए, क्योंकि गवर्नेंस मुख्य मुद्दा बन चुका है और सारे मुद्दे पीछे हट चुके हैं। और लोहिया ने भी बात यही किया था। लोहिया पिछड़ों में 100 में 60 की जरूर उन्होंने हिमायती की थी, लेकिन आर्थिक रूप से जिस बदलाव की बात उन्होंने की, सामाजिक रूप से जिस बात की उन्होंने चर्चा की, सांस्कृतिक रूप से आर्थिक रूप से जिस बदलाव की उन्होंने चर्चा की, उस पर समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए बाद की पीढ़ी के नेताओं ने अमल नहीं किया। जिस परिवारवाद और जातिवाद के खिलाफ थे लोहिया, आज लोहियावादी राजनीति से जुड़े हुए तमाम नेता उसी बीमारी के शिकार हो गए। बात आरजेडी या मुलायम सिंह यादव का परिवार करते हैं कि कुछ खास परिवारों के बीच सत्ता सिमट गई है, बार बार वो कहते हैं ना, तो वो खास परिवार कौन है? जब इस पर चर्चा होगी तो एक तरफ अखिलेश यादव का पूरा परिवार है, कौन नहीं उसके परिवार की राजनीति में है। उस तरीके का तो परिवार कांग्रेस के पास भी नहीं है। अब यहाँ बिहार में देख लीजिए, लालू का परिवार, पूरा परिवार या तो विधायक है, विधान पार्षद है, राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद की चुनाव लड़ते हैं, मंत्री हैं, 2 बेटे हैं तो दोनों मंत्री हैं, हर जगह, कभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। तो कौन सा वो अब ये है, ये सिंबल जो है, ये सिंबल भी बदल चुका है। और यही सिंबल है जो परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि मोदी इसी पर चर्चा करते हैं ना कि देखिए जातिवादी राजनीति वाले किस तरीके से परिवारवाद और भ्रष्टाचार। क्योंकि आज की राजनीति में बने रहने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है, क्षेत्रीय दल के पास उस तरीके का विजन है नहीं कि कॉरपोरेट से हम कैसे चंदा लें, कॉरपोरेट के सहारे कैसे हम राजनीति करें। तो फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग योजनाओं को बेचने के सहारे राजनीतिक चंदे की इकट्ठा की जाती है, उसमें अपने घर भी लोग भरते हैं, तो ईडी और सीबीआई उन पर भारी पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये जाति आधारित जनगणना के सामने आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव इस देश की राजनीति में होगा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल गई हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाजवादियों ने लोहिया के जिस पिछड़ा मांगे 100 में 60 विचारों को लेकर जो आगे बढ़े, उन विचारों के साथ तो वो खड़े रहे, लेकिन उन्होंने महिलाओं को लेकर, उन्होंने सामाजिक बदलाव को लेकर उन्होंने सामाजिक बदलाव को लेकर, आर्थिक बदलाव को लेकर जो उन्होंने मूल मंत्र दिया, उसको किसी समाजवादियों ने फॉलो नहीं किया। तो अब देखना ये होगा कि लोहिया के पिछड़ा मांगे 100 में 60, अब पिछड़ा को मिले नौकरी में 60, ये इन नारा के सहारे कितने दिनों तक ये वाद, लोहियावाद चलता है। वैसे जानकार कह रहे हैं कि
जो लोहिया ने कहा या लोहिया ने जिस समाजवाद की बात की, आज वो समाजवाद जिस तरीके से दिख रहा है, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, इस वजह से चर्चा यही है कि समाजवाद अब संकट में आ चुका है और वो संकट से कैसे अपने आप को बाहर निकालता है जाति आधारित राजनीति करने वाले, ये देखने वाली बात है। क्योंकि धर्म आधारित राजनीति करने वाला भी सामने जो व्यक्ति है वो सवर्ण नहीं है। चीज़ें बदली हैं, लड़ाई उसी 60% के बीच की है, विचारधाराओं की लड़ाई उसी 60% के बीच में है। एक धर्म के सहारे लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा जाति के सहारे लड़ाई लड़ रहा है, तीसरा कोई रास्ता अभी तक इस देश में सामने नहीं आया। इसलिए सबकी नज़र इस जाति आधारित जनगणना के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर टिकी हुई है।